हाय हेलो एवरीवन। सो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। एक रिटेल इन्वेस्टर का क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन होना चाहिए मार्केट से। रिसेंट डेज में काफी क्वेरी आई है इस टॉपिक को लेकर के। तो आई थॉट कि अपना व्यू पॉइंट में शेयर करूं आपके साथ। सो वैसे तो इस टॉपिक को अगर आप देखोगे तो ये पर्सनल इन्वेस्टिंग का टॉपिक है। एंड अगेन पर्सनल इन्वेस्टिंग जो है वो वेरी करता है, बहुत ज्यादा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो मार्केट में कैसा होता है कि जब भी कोई रिटेल इन्वेस्टर एंटर करता है मार्केट में, तो जैसे हम बाकी फील्ड में देखते हैं कि उस पर्टिकुलर फील्ड के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिनको एक अच्छा खासा सक्सेस मिला हुआ है, उनको हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनका क्या सीक्रेट रहा। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में ऐसे ही होता है कि रिटेल इन्वेस्टर स्टार्टिंग में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, एक बहुत बड़ा नाम है, और जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, उनको सुनते हैं हम कि उनका क्या फ्रेमवर्क है, उनका इन्वेस्टिंग का तरीका क्या है, क्या थीसिस है, क्या चीजें वो फॉलो करते हैं। एंड देन हम आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ ब्लाइंडली उस फ्रेमवर्क को खुद भी फॉलो करने लग जाते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि इन्वेस्टिंग के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पर्सनल सिचुएशन हर किसी का अलग है, फाइनेंशियल गोल हर किसी का अलग है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर बोल रहा है कि मैं किसी ऐसी कंपनीज को बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ जो एक बहुत हाई ग्रोथ फेस में हो। फॉर एग्जाम्पल उस कंपनी का ग्रोथ अगर 30-35% है, तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देता हूं मैं। क्यों? बिकॉज उस हाई ग्रोथ को सस्टेन करने में उस बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। उस बिजनेस को डेट लेना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल चाहिए होगा तो डेट लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कल को चल के अगर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आया और उसका अर्निंग में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ, तो उसका प्रॉफिट जो है वो एकदम से गिरने लगेगा, उसके कैश फ्लो पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो मुझे ये टेंशन चाहिए ही नहीं। सो मुझे तो सस्टेनेबल बिजनेस चाहिए जो 15-20% पे ग्रो करे, मैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करता हूँ। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फ्रेमवर्क है, ये एक बड़े इन्वेस्टर्स के लिए या एक बड़े फंड मैनेजर के लिए बिल्कुल सही है, बिकॉज उनके पोर्टफोलियो का साइज बहुत अलग है। वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का पोर्टफोलियो वो मैनेज करते हैं, उनका खुद का पोर्टफोलियो है। तो उनके लिए ये फ्रेमवर्क बिल्कुल सही है। वीजा वीज एक अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें जिसने मार्केट में अभी एंटर ही किया है, तो उनका तो पर्पस ही है वेल्थ क्रिएशन का। वो तो आई है अभी मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए, पोर्टफोलियो तो कुछ है ही नहीं, पोर्टफोलियो तो अभी बनाना है मार्केट के अंदर। तो हम अगर इस तरीके का फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे तो हमारा तो बहुत बड़ा लॉस है। बिकॉज हम तो स्टार्टिंग में ये कैपिंग लगा रहे हैं अपने ऊपर कि हम तो उन बिजनेसेस को पढ़ेंगे ही नहीं जो कि हाई ग्रोथ फेस में है। और वहां पे आप बिल्कुल ही उन उन अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर दोगे जो जिनमें टर्न अराउंड चल रहा है। बिकॉज टर्न अराउंड स्टोरीज तो आप तभी पिक कर पाओगे जब आपका माइंड एकदम फ्लेक्सिबल रहेगा, हर एक तरीके की अपॉर्चुनिटी के लिए आप बिल्कुल रेडी रहोगे। लेकिन अगर आपने पहली कैपिंग लगा दी है कि 20-25% की ऊपर ग्रोथ मतलब मुझे तो देखना ही नहीं है, तो उस तरीके की स्टोरी को तो आप कभी पिक कर ही नहीं सकते। अब आपको ये समझना होगा कि वो जो बड़ा इन्वेस्टर है या वो जो बड़ा फंड मैनेजर है वो क्यों बोल रहा है ऐसा। बिकॉज उसके लिए स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बेट किया है, लेकिन कल को चल के आपको दिख रहा है कि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और अब वो जो आपकी थीसिस थी वो वर्क नहीं कर रही, और वहां से आप स्विच कर रहे हो किसी दूसरे स्टॉक की तरफ। तो अगर एक बड़ा इन्वेस्टर या एक फंड मैनेजर इस तरीके की चीजें करेगा कि 2-3 क्वार्टर के बाद ही वो सारे स्टॉक, सारा पोर्टफोलियो स्विच करता रहेगा, तो उसके लिए वो स्विचिंग कॉस्ट बहुत बड़ा है। बिकॉज इतने बड़े पोर्टफोलियो पे उसको ब्रोकरिंग चार्ज लगेगा, उसको जीएसटी लगेगा, ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। तो ये सारे चार्जेस उस बड़े पोर्टफोलियो को एक बहुत बड़ा हिट करेगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का तो पोर्टफोलियो है ही नहीं, मतलब पोर्टफोलियो तो बनाने आए हैं हम, हमको तो वेल्थ क्रिएट करना है मार्केट में। तो आपके लिए क्या ये बहुत बड़ा चार्ज है? नहीं। अगर हम इस तरीके की चीजें, मतलब इस तरीके की स्टोरीज प्ले आउट नहीं करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बड़ा बनेगा कैसे, आपका वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, वेल्थ क्रिएशन के लिए रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए क्या मार्केट में? नॉलेज क्रिएशन। अब आपका नॉलेज कहां से क्रिएट होगा जब आप इतना बड़ा कैपिंग लगा दोगे कि मेरे को तो 20-25% की ऊपर की ग्रोथ की कंपनी देखनी ही नहीं है। सो आपको अपना फ्लेक्सिबल माइंड रखना है, मतलब हमको तो हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी बिजनेस हो। हमको तो देखना है कि बिजनेस के अंदर चल क्या रहा है, सारे बिजनेसेस को पढ़ना है, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर उनके नंबर्स को ट्रैक करना है, पूरे सेक्टर को देखना है। बिकॉज तभी तो आपको पता चलेगा कि एक बिजनेस जो बहुत खराब कर रहा था, पहले बहुत स्ट्रगल कर रहा था, सडनली वो बिजनेस 40-50% से ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टॉक उसका लो पीई पे पड़ा हुआ है। तो वो अपॉर्चुनिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको कैसे मिलेगा वो अपॉर्चुनिटी? जब आप हर तरीके के बिजनेस को पढ़ोगे बिना कोई कैपिंग लगाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिटेल इन्वेस्टर को ये कैपिंग वगैरह नहीं लगानी, मतलब हमको तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना है, हर एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है।
एंड जहां आपको लगे मॉडल समझ में आता है, आपको ग्रोथ दिखता है, मैनेजमेंट का गाइडेंस दिखता है, मैनेजमेंट जो बोल रहा है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, आगे का आउटलुक स्ट्रांग है, तब तो मतलब बिल्कुल बेट करना है उस बिजनेस के ऊपर। बिकॉज आपको पता है कि अगर 2-3 क्वार्टर भी ये परफॉर्मेंस रहा तो वो स्टॉक बिल्कुल एकदम टर्न अराउंड मारेगा, एक एक अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सकता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम हर एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे। एंड इसमें आपका डाउनसाइड क्या है, मतलब हमको तो समझ आया कि फंड मैनेजर का एक बहुत बड़ा डाउनसाइड है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का क्या डाउनसाइड है? कोई डाउनसाइड नहीं है इसमें, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो बहुत छोटा है। प्लस आपके लिए अपसाइड इन्फिनाइट है, बिकॉज वेल्थ तो बनेगा लेकिन वेल्थ से ज्यादा आपका नॉलेज क्रिएट होगा। हाँ, स्टार्टिंग में आप देखोगे कि अगर आपने 5 या 10 तरीके के इस तरीके के बेट लिए हैं तो ज्यादातर आपका लॉस में जाएगा, आपको हिट लेना पड़ेगा। लेकिन उस हिट से आपको लर्निंग मिलेगा, आपको सीखना होगा, सीखने को आएगा कि अगली बार आप किस तरीके की चीजें ट्राई कर सकते हो सकता है पिछली वाली टर्न अराउंड स्टोरी में आपने जल्दी एंटर कर दिया, या फिर पीयर टू पीयर कंपेयर नहीं किया, कोई और प्लेयर था जो इससे भी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। तो ये सारी चीजें आप कैसे समझोगे? जब आप कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते रहोगे हर एक बिजनेस को, हर एक क्वार्टर में। तो वो चीज समझना इंपॉर्टेंट है, रेदर देन हम किसी का सुन करके खुद की इन्वेस्टिंग में उसको फॉलो करें, बिकॉज उससे आपका वेल्थ नहीं बनने वाला। अगर आपको चाहिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए आपको, और एक 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 अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के अंदर, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखना माइंड में बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक बिजनेस को एक्सप्लोर करना है। हाँ, कल को चल के अगर हमारा भी पोर्टफोलियो 100 करोड़ का हो जाएगा तो हम भी यही ज्ञान देंगे कि एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस लेके बैठो, निफ्टी में इन्वेस्ट करो, क्यों इतना हर एक क्वार्टर में क्यों देखना है, क्वार्टरली रिजल्ट में क्या रखा है, साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे। सो वो सब तब अच्छा लगता है जब आपका पोर्टफोलियो का साइज बहुत बड़ा है। लेकिन आपको पता है कि आपका पोर्टफोलियो भी बनाना है, आपको तो वेल्थ क्रिएट करना है मार्केट के अंदर। तो तब तो आपको हर एक जगह पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, हर एक सेक्टर को देखना है, और जहां पे आपको लगे कि अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है वहां पे हमको बेट करना है, इरिस्पेक्टिव कि वहां पे आपको कंफर्ट लग रहा है नहीं लग रहा है। बिकॉज अगर आपको कंफर्ट नहीं लग रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपने पढ़ा नहीं है अच्छे से, तो आप दोबारा से पढ़ो और अच्छे से करो, पीयर टू पीयर कंपेयर करो, तो वहीं पे क्लैरिटी आएगी। लेकिन लेजीनेस मतलब यहाँ पे हम नहीं शो कर सकते कि मुझे तो उस बिजनेस को पढ़ना ही नहीं है। सो ये मेरा व्यू पॉइंट है इस पे। बाकी आपका कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो। तो ये ओवरऑल मैंने अपना शेयर किया कि मैं किस तरीके से देखता हूँ, कैसा फ्रेमवर्क रहता है मेरा मार्केट के अंदर। आप अपना जो भी डाउट्स है इसके रिलेटेड शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।